प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग मैथ क्लास 10th के सॉल्यूशन देख रहे हैं और एक चैप्टर वास्तविक संख्याओं का, उसके बाद दूसरा चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। ओके, जो त्रिकोणमिति से संबंधित एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व कराया। आज हम समांतर श्रेणियां जो चैप्टर 5 है उसको सॉल्व करा रहे हैं। हम अभी चैप्टर्स एक किनारे से नहीं करा पा रहे हैं, एक तरह से 1 2 3 4 इस तरह नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अभी एग्ज़ाम होने हैं आपके, इसलिए तो ठीक है। समांतर श्रेणी से भी प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में, तो आज हम ये करा रहे हैं। देखा जाए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे है, देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणियां कहा जाता है, तो उसके बारे में पहले बात कर लें, तो हो सकता है कि आप लोग स्वयं ही इसका जवाब जान जाए। देखिए, हम कुछ श्रेणियां लिख रहे हैं। कुछ संख्याओं का एक निश्चित गुण होते हुए अगर संख्याएं लिखी जाए, कुछ संख्याओं के सेट, चाहे उसमें अनंत पद हो या 2 या 2 से अधिक पद हो, 3 बल्कि 2 से अधिक पद हो, तब जाके कोई पैटर्न बनता है। तो 3 या 3 से अधिक अगर पद लिखे जाए, ठीक है, किसी एक विशेष कैरेक्टर को ध्यान रख के, कोई एक विशेषता को ध्यान रख के, तो वो श्रेणियां कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम कुछ नंबर्स लिखेंगे अनंत पदों का। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 1 7 13 19, और भी लिख रहे हैं। ये पहला है, पहला श्रेणी है, पहली श्रेणी है। दूसरी देखिए, सेकंड भी लिख रहे हैं 1 5 9 13 17। एक और लिख रहे हैं, ठीक है, 25 20 15 10, और इस तरह से ये हमने लिखा है। इनमें विशेषताएं क्या है, खास बात क्या है, आप देख रहे हैं ना कि जब हम इससे इस दूसरे पद पे गए तो प्लस किया गया है, कितना 6। इससे भी यहाँ गए तो कितना क्या आ गया है 6। यहाँ से इस पे आए तो भी कितने का है +6। तो अगला पद भी इसी तरह हम +6 करके जितने पद प्राप्त करना चाहेंगे उतने पद प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। श्रेणी भी बोल सकते हैं, श्रेणी शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही हाल है। 1 से 5 देख रहे हैं ना, +4, 5 to 9 +4, 9 to 13 +4, 13 to 17 +4। तो एक निश्चित संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यहां देखिए एक ही संख्या बढ़ रही है, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित अमाउंट बढ़ रहा है। तो इस तरह की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। इसमें भी वही हाल है। देखिए, यहां से यहां तक -5, इस तीसरे पद में -5, नेक्स्ट पद में -5। एक निश्चित राशि घट रही है, जरूरी नहीं कि बढ़ना ही जरूरी नहीं है, घटने पर भी समांतर श्रेणी होगी। अब थोड़े जो इसमें टर्म यूज किए जाएंगे, जो कि आपको ये टर्म बता देंगे तो आगे के लिए भी काम आएगा। देखिए किस तरह से हर एक में आप देख रहे हैं, इसमें पहला पद 1 है, इस श्रेणी में भी पहला पद 1 है, इस श्रेणी में पहला पद 25 है। पहला पद, तो जब समांतर श्रेणी को आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्रथम पद का सिंबल है ए। कभी भी समांतर श्रेणी की जब बात आएगी तो प्रथम पद जो होगा वो कितना होगा, इसका सिंबल क्या होगा, ए। अब हम कह रहे थे ना कि एक निश्चित राशि बढ़ती है या एक निश्चित राशि घटती है, तो वो श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। इसी जो निश्चित राशि बढ़ रही है,
अंतर, अंतर में जानते हैं, अंतर बोलने में अंतर बड़े की तरफ भी हो सकता है और छोटे की तरफ भी हो सकता है। ये है कि बड़े में से छोटा घटाना। अंतर का तो बेसिकली ये होता है, लेकिन एक अंतर, लेकिन सार्व अंतर, सार्व अंतर में तो समान अंतर हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है। तो उसी को सार्व अंतर, सब जगह का अंतर, ठीक है। उसको शुद्ध भाषा में, समांतर श्रेणी भाषा में सार्वांतर बोलते हैं। सार्व अंतर इसको बोलते हैं, आगे बहुत आएगा, ये आगे की एक्सरसाइज में आएगा, जगह जगह आएगा। ये सार्व अंतर का सिंबल क्या है? डी, डिफरेंस, ठीक है। तो अगर सार्वांतर है तो वो समांतर श्रेणी होगी और नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप, अभी हम फार्मूलों के चक्कर में आपको नहीं उलझा रहे हैं। अभी हमने समांतर श्रेणी की इस हिसाब से बात की है कि आप इन क्वेश्चनों को डील कर पाए, जहां हमें कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां हम फिर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग इन प्रॉब्लम्स को देखें, क्या है इसमें, क्या दिया है, क्या हमें इसमें बताना है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी है। दूसरी बात, समांतर श्रेणी को थोड़ा ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी को हम श्रेणी भी आदत पड़ी है, आप श्रेणी लिखिए या श्रेणी लिखिए, चूंकि एनसीईआरटी की बुक में हर जगह श्रेणी लिखा हुआ है, हम उसी को मान रहे हैं कि तत्सम की वजह से लिखा है। चलिए, इसको बोला जाता है इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ओके, ये है प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म इसीलिए इसको बोल दिया जाता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो एपी होने के लिए तो ये हो गया समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखिए जरा क्या दिया है इसमें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 है। जैसे देखिए, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। भाई, पहले एक कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर मान लीजिए जाता है, तो पहले किलोमीटर के टैक्सी वाले ने कहा भाई 1 किलोमीटर चलोगे तो 15 देना ही देना है। उसके आगे जाओगे तो हर किलोमीटर पे 8-8 रुपया बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 1 घंटे बाद 15, 1 घंटा यानी दूसरा घंटा जब पूरा हुआ तो 15 और 8 और जुड़ जाएगा, यानी 15 + 8, देख रहे हैं ना। अगली बार जब जाएगा वो, तो 15 + 8 तो पहले से थे, 2 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अगली बार 15 + 3 × 8 हो जाएगा, मतलब 8 हर बार बढ़ रहा है, एक निश्चित राशि बढ़ रही है। और यही तो नेचर, करेक्टर, ओके, करेक्टरिस्टिक्स हमने अभी एपी में समझाया था, ओके। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये सूची, जो संख्याओं की सूची बनेगी, मतलब कहने का मतलब है कि वर्ड में ही जवाब देना है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं संख्याओं की सूची क्या बन रही है, 23 और 23 में 8 जोड़ेंगे 31 और 31 में 8 ये जोड़ेंगे 24, 25 जोड़ेंगे 31 और 8 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, ओके। 24 और 15 और 8-8 जोड़ रहे हैं ना, 15 8 23, 23 और 8 31, 31 और 8 39, ठीक है ना, यहाँ गलत जुड़ा, ठीक है ना, 39 हो गया इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो ये बन रहा है, बिल्कुल आप जवाब देंगे कि ये जो संख्याओं का संबद्ध संख्याओं की सूची होगी वो क्या है? एपी है, इसमें आप लिख देंगे। और क्यों है? क्योंकि सार्वंतर ₹8 है, ठीक है। एक निश्चित राशि ₹8 प्रत्येक बार बढ़ रही है, इसलिए ये एपी है। क्यों पूछा है ना, आप जवाब दे देंगे। उम्मीद करते हैं आप लिख लेंगे, वर्ड ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए, इसका सेकंड पार्ट देखा जाए, ओके। इसका सेकंड पार्ट में भी पूछा है कि किसी बेलन, साफ साफ देखिए लिखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप
प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए इसको जरा पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी टायर में, जहां भी है ये थिक बेलन में या टायर वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं भी हवा भरी हुई है, टायर हो बेलन हो, मान लीजिए 100 पाउंड हवा है, 100 पाउंड हवा है, ठीक है। इनमें लिखा क्या है जरा देखिए, हर बार इसका 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। चलिए इसका 1/4 हवा बाहर निकल गई, तो ये बाहर निकली हुई हवा है, तो पहले 100 पाउंड और 1/4 जब इसकी निकलेगी तो इसका मतलब ये 25 निकल गई, तो अगली बार कितना हो गया 75, ठीक है। अब 75 का 1/4 फिर से निकल गया। एक उदाहरण से आसान हो गया आपके लिए ना। तो एक इसका 75 का जब 1/4 करेंगे तो आप निश्चित ही देख रहे हैं कितना आ जाएगा। 4 एक कम 4 हो गया आपका, और 3 5 4 8 32 और 4 7 28, ये आएगा, देख रहे हैं ना। तो अगली बार हवा बची कितनी, जब 1/4 निकल गया तो 75 माइनस 18.75, इसका मतलब 0.25 इधर आएगा, और ये 14 में से 8 6 बचेगा, और यहाँ से 6 में से 1 5, 56.25 बचेगा। तो आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि ये जो दिया है वो एक निश्चित राशि अब की कम नहीं हुआ। इसका मतलब इससे जो संख्याएं संबद्ध होंगी, इस शर्त से संबद्ध संख्याएं, अब जब आप इस तरह लिखेंगे, दी गई शर्त से दी गई शर्त से प्राप्त संख्याएं किसमें नहीं होंगी, एपी में नहीं है, एपी में नहीं होंगी, ठीक है। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि प्रत्येक बार समान राशि या समान हवा कम नहीं हो रही है। कम तो हो रही है, देखिए एपी में कहा था एक निश्चित राशि बढ़ना या एक निश्चित राशि घटना, ओके। चलिए तो इसका मतलब लिख सकते हैं जिसका जवाब एपी में ये नहीं होंगी संख्याएं। इसी तरह से और देखी जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, एपी होगा या नहीं होगा, ये गेस करना है, बताना है, ठीक है। लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। मतलब मान लिया लेबर कुआं खोद रहे हैं, तो पहले 1 मीटर खोदने पे उनका 150 रुपए का पारिश्रमिक होगा। 1 मीटर और खोद देंगे तो 80 रुपए उनको, सॉरी 50 रुपए और बढ़ गया। इसका मतलब अगली बार उनका पारिश्रमिक कितना हो जाएगा, हम थोड़ा इस तरह लिख दें, 150 तो पारिश्रमिक उनका बन ही चुका है, और कितना और जुड़ जाएगा, 50 और जुड़ जाएगा, अगली बार और 50 जुड़ जाएगा, भाई 2 गुणे 50 हो जाएगा, और इस तरह से ये राशि बढ़ती चली जाएगी, ओके। तो इसका मतलब यहाँ भी पहले पार्ट की तरह आपको समझ में आ गया होगा कि हर बार हर मीटर खुदाई करने पर जो लागत होगी वो निश्चित राशि में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी जो प्रॉब्लम है, इससे जो प्राप्त संख्याएं होंगी वो भी एपी में होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी, ओके। क्यों होंगी, क्योंकि एक निश्चित राशि रुपए 50 प्रत्येक बार बढ़ रही है। इस तरह लिखने का मेरा एक आशय था। देखिए ये सार्वंतर बताए थे ना डी, यहाँ पे 2D हो गया ना। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो प्रथम पद ए, और जो अंतर होता है वो हर बार जुड़ता चला जाता है, डी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। डी नेगेटिव होगा तो घट जाएगा, और a + 2d a + 3d ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ए क्या है, प्रथम पद है, ये व्यापक रूप है, ठीक। जहां पे ए क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है, सार्वंतर है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखें। इस पार्ट में तो ये समझ में आ गया होगा कि ये भी प्रॉब्लम एपी की नहीं है, और क्लियरली अब ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, कौन सी बात,
जरा साधारण ब्याज और मिश्र धन। ठीक है, देखिए एक उदाहरण समझिए। किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये कर्ज लिया। ठीक है, हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं साधारण ब्याज, उम्मीद करते हैं कि बहुत से बच्चे हमारे जानते भी होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे, बट हम चाहेंगे कि जो नहीं जानते हैं या अच्छी तरह नहीं जानते उनको थोड़ा समझा दें। देखिए जैसे मान लिया किसी ने 1,000 रुपये उधार दिए और देने वाले को ये कहा, जब दिया तो उसे इस व्यक्ति से ये कहा, लेने वाले से ये कहा कि हर बार हम इसको इस 1,000 के बदले 100 रुपये ब्याज कर लेंगे हर महीने में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 महीने बाद उसे कितना देना पड़ेगा भाई, 100 रुपया और जुड़ जाएगा 1100। 1 महीना और बीतेगा तो 100 रुपया और उसका हो गया, तो वो हो गया 1200। अगला महीना और बीता तो उसका हो गया 100 रुपया और बढ़ गया। मतलब ब्याज सिर्फ किस पे लग रहा है, 1,000 पे ही लग रहा है। तो ऐसा जो ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ये साधारण ब्याज है। ठीक है, लेकिन अब देखिए जरा उसी को सोचिए, देने वाले ने ये कहा कि देखो भाई 1,000 का 1 महीने का तो ब्याज हम 100 रुपया लेंगे, लेकिन 1 महीना बाद वो 1100 हो जाएगा, तो अगली बार हम 1100 का ब्याज लेंगे। तो इस तरह से ब्याज जैसे जैसे एक एक महीने बाद बढ़ेगा, वो मूलधन में जुड़ता जाएगा। मूलधन मतलब जो धन दिया गया है कर्ज पे। ठीक है, तो जब ब्याज पे भी तो ब्याज लग रहा है ना भाई, 1 महीने बाद 100 रुपया ब्याज का हो गया, तो उसका उसने कहा अब हम 1100 रुपये पे ब्याज लेंगे। ठीक है, यानी 110 रुपया, अगर 10% है तो मासिक। तो इस तरह से जब ब्याज पे 1100 पे लगे, इसका मतलब 100 रुपया उसमें ब्याज का भेज रहा, तो ब्याज पे भी तो ब्याज लग रहा है ना। तो जब किसी ब्याज पे भी, जब किसी केस में या धन के कर्ज या लेने या देने में जब ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि। और कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज का केस आ जाए तो वो एपी नहीं होती है, क्योंकि समान राशि बढ़ेगी ही नहीं। अभी मैंने कहा था 1100 जब मूलधन होगा तो 110 रुपये ब्याज का हो गया, तो समान राशि, समान ब्याज की तो बढ़ोतरी नहीं हुई। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहीं भी आएगा तो एपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो और साधारण ब्याज सदैव जो है वो एपी की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आप साफ साफ ध्यान रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसका रीजन भी अभी हम बता दे रहे हैं कि इसमें लिखेंगे कि इस शर्त से प्राप्त या चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त जो संख्याओं का समूह होगा वो एपी में नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक बार समान ब्याज की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम आप लिख देंगे कि ये भी प्रॉब्लम एपी की नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगली प्रॉब्लम देखिए, ये है आज की लास्ट प्रॉब्लम है। हालांकि इसमें पार्ट है 4 और सो इजी आसान है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बता दें। देखिए इसमें क्या लिखा है कि दी गई एकदम आसान प्रॉब्लम्स है इस आज की क्लास में देख रहे हैं। दी हुई एपी की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। केवल 4 पद लिखना है। अभी आपको एक बात बताए थे ना कि प्रथम पद में जैसे हमने 1 लिखा था और 4 अगर सार्वधातुक है तो 4 4 जोड़ते जाइए हर बार, यहाँ 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो ये 4 पद हो गया। इसका मतलब हमने ए कितना लिया, 1, और डी हर बार जोड़ते जा रहे हैं 4, तो इसका मतलब 1 + 4, पहला 1 लिख दिया, 1 + 4 लिख दिया, 1 + 2 × 4, टूरी बताया था ना। जो व्यापक रूप होता है एपी का वो क्या होता है, ए में ए पहला पद लिख दीजिए, ए में डी जोड़ दीजिए सार्वधातुक, ए में 2d जोड़ दीजिए, हर बार डी मतलब बढ़ाते चले जाइए, तो 4 के जितने भी पद लिखने होंगे आप समांतर श्रेणी के पद लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं सो इजी, इसमें हम लिख रहे हैं पहले पार्ट में क्या हो गया, 4 पद जरा देख लीजिए।
पहले पार्ट में जो 4 पद होंगे वो पहले ए 10 और सार्वंतर कितने का है, 10 ही का है, 10 जोड़ दीजिए, 10 प्लस 10 दूसरा पद हो गया, 10 प्लस 10 फिर यानी 2 इंटू 10 और फिर 10 प्लस 3 इंटू 10 मतलब कितना हो गया, अर्थात 10 20 30 40, ये प्रथम 4 पद हो गए। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए ए कितना है, सेकेंड में -2 है और -2 में डी कितना है, 0 है। तो हर बार कितना जोड़ना है, देखिए -2 प्लस 0 डी हो गया, -2 प्लस 2 गुणे 0 और फिर -2 प्लस 2 3 गुणे 0 मतलब क्या हुआ, देख रहे हैं ना, -2 -2 -2 -2, ये पद 4 पद हो गए। तो जैसा कहे वैसा करना है। तीसरा थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में ए कितना है, 4 है और हर बार डी -3 है। तो प्रथम पद ए क्या हो गया, 4 हो गया, 4 प्लस देख रहे हैं ना -3 कामा जो थर्ड टर्म होगा वो क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2 गुणे -3 और 4 प्लस 3 गुणे -3, 3D है ना, बस 4 पद हो गए, 4 पद लिखने थे। तो 4 हो गया, यहाँ से देख रहे हैं 1 हो गया, यहाँ से देखिए -6 प्लस 4 -2 हो गया ना, और यहाँ से देखिए 9 -5 हो गया। तो इसमें -3 3 मतलब हर बार घटाते चले जाइए। तो इस तरह से इसके भी प्रथम 4 पद आपने एपी के लिख लिए, समांतर सीढ़ी के लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट पार्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, 4 पद कौन से होंगे, -1 0.5 और 0.25 माइनस में हर बार जोड़ते चले जाना है। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम पद ए कितना है, -1.25 -1.25 में जोड़ना है कितना, -0.25। तीसरे पद के लिए -1.25 में जोड़ना है 2 गुणे -0.25 और तीसरे पद में, चलिए तीसरा पद भी यहाँ लिख दे रहे हैं, -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25 हल कर दीजिए तो इसके पद भी 4 पद आ जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये है कि दशमलव में या, अब देखिए दोनों नेगेटिव है, ये वाला ये पहले तो -1.25 प्रथम पद का प्रथम पद हो गया, 3 और हल कर दिया जाए तो देखिए दोनों नेगेटिव है, कितना आ जाएगा -1.50, जोड़ के देख लीजिए, और इसमें जब गुणा करेंगे तो -1.75, ये भी नेगेटिव है ना, देखिए -1.25 और -0.50 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1.75 आ जाएगा। और अगली जो संख्या आएगी वो -2.00, क्योंकि -75 और जोड़ दी, -0.25 और जोड़ दीजिए इसमें, तो -2.00 आ जाएगा। तो इस तरह से 4 पद उन्होंने लिख दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बहुत दबाव नहीं है, बस आपका बेनिफिट हो, फायदा हो इस क्लास से, बस इतना हमारी कामना है। फिर हम इसके आगे की प्रॉब्लम्स के साथ, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम फिर नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध होंगे। मिलते हैं फिर, टिल देन बाय।